डिजाना विशेष में आपका स्वागत है। मैं हूं डॉक्टर प्रतीक श्रीवास्तव। भारत की अर्थव्यवस्था इस वक्त बहुत बदहाली के दौर से गुजर रही है। रुपए की अगर बात की जाए तो डॉलर की तुलना में एक डॉलर की कीमत 80 रुपये हो गई है। यानी डॉलर की तुलना में रुपया लगातार गिरता जा रहा है और ये ऐतिहासिक गिरावट है। आज तक कभी भी इतिहास में भारतीय रुपये का इतना अवमूल्यन नहीं हुआ जितना अभी हुआ है। और सिर्फ रुपया ही क्यों, अगर हम महंगाई की बात करें तो थोक महंगाई इस वक्त 16% के आसपास है। फुटकर यानी खेरची महंगाई जो है वो 7% के आसपास है और ये दोनों आंकड़े रिकॉर्ड स्तर पर हैं। यानी थोक महंगाई और फुटकर महंगाई रिकॉर्ड स्तर पर है। सबसे ज्यादा बवाल तो इस बात को लेकर हो रहा है कि 5 चीजों पर, आटा पर, ब्रांडेड आटे पर, पैक्ड आटे पर, ब्रांडेड और पैक्ड दाल पर, ब्रांडेड और पैक्ड डेयरी प्रोडक्ट पर, ब्रांडेड और पैक्ड चावल पर 5% जीएसटी लगा दी है। उससे आम आदमी की एक तरह से कमर टूट गई है। हालांकि कहा यह जा रहा है कि वैश्विक अर्थव्यवस्था खराब है। जब महंगाई की बात करते हैं तो जो सरकार में बैठे हुए लोग हैं वो एशियाई देशों का उदाहरण देते हैं, पाकिस्तान का उदाहरण देते हैं, श्रीलंका का उदाहरण देते हैं और ये कहते हैं कि जो क्रूड ऑयल के दामों में जो तेजी आई है, जो यूक्रेन और रूस का जो झगड़ा है और जिस तरह की वैश्विक अर्थव्यवस्था है, जो स्थितियां चीन में खराब हो रही है, जापान में खराब हो रही है, कोरोना के बाद अर्थव्यवस्था संभल नहीं पाई है, खड़ी नहीं हो पाई है, ये तमाम तर्क हैं जो काफ़ी हद तक सही भी हैं। लेकिन उसके बावजूद आम आदमी की आर्थिक हालत बहुत ख़राब है और देश की जब अर्थव्यवस्था ख़राब होती है तो आम आदमी की रसोई घर का खर्चा बढ़ जाता है और उसको अपने परिवार को पालना मुश्किल हो जाता है। इन्हीं तमाम बिंदुओं पर चर्चा करने के लिए मेरे साथ ख्यातनाम अर्थशास्त्री डॉक्टर जयंतीलाल भंडारी मौजूद हैं। देश भर के तमाम पत्र पत्रिकाओं में, सारे लीडिंग न्यूज़पेपर में वो आर्थिक विषयों पर लेखन करते हैं, उनके लेख छपते रहते हैं। चिंतक हैं, विचारक हैं। अनेक विद्यार्थियों ने उनके नेतृत्व में, उनके दिशा निर्देशन में शोध कार्य किया है। शेयर बाजार के एक्सपर्ट हैं और भारतीय अर्थव्यवस्था की नब्ज से वाकिफ है। डॉक्टर भंडारी, आपका स्वागत है। रुपए का इस तरह से गिरना किस तरह से आप देखते हैं? कि आप लंबे समय से अर्थशास्त्र पर टीका टिप्पणी करते हैं, क्या कभी आपको याद आता है कि डॉलर का मूल्य 80 रुपये हो गया हो? वास्तव में इस समय जिस तरह से रुपये के मूल्य में गिरावट है वो ऐतिहासिक गिरावट है। और कितनी गिरावट है इसका अनुमान हम इस बात से लगाएं कि $1 की कीमत 80 रुपये के पार हो गई है। ऐसी स्थिति पहले कभी नहीं बनी है और ये प्रश्न देश के करोड़ों लोगों का है कि एकदम रुपये की कीमतों में इतनी बड़ी गिरावट क्यों हो गई, क्योंकि इस रुपये की कीमत में गिरावट का सीधा संबंध महंगाई से है। जैसे जैसे रुपये की कीमत में गिरावट आती जा रही है वैसे वैसे महंगाई बढ़ती जा रही है। तो प्रश्न ये है कि रुपये की कीमत में इतनी बड़ी गिरावट क्यों आ गई। पहला कारण ये है कि हमारे देश में जो विदेशी मुद्रा भंडार है उस विदेशी मुद्रा भंडार का आकार लगातार कम हो रहा है। जो यूक्रेन और रूस के युद्ध के समय $633 अरब था वो घटकर इस समय $580 अरब हो गया है। ये मुद्रा भंडार क्यों घटा है? पहला, जो विदेशी निवेशक है, जिसे संस्थागत विदेशी निवेशक कहते हैं, FII कहते हैं, वो हमारे देश से उनका रुपया निकालकर अमेरिकी डॉलर में वो विनिवेशित कर रहे हैं, क्योंकि उनका सबसे ज़्यादा विश्वास है पूरी दुनिया का जो डॉलर में अपने व्यवहार करती हैं उनका अमेरिकी डॉलर में ज़्यादा विश्वास हो गया है। तो हमारे देश से बहुत तेज़ी से वो अपना धन निकाल रहे हैं। कितना धन निकाला है कि इस साल 6 महीनों के अंदर $31 अरब विदेशी मुद्रा भंडार में से निकाल लिए गए हैं। तो विदेशी मुद्रा भंडार कम हो रहा है। दूसरी बड़ी बात ये है कि रूस और यूक्रेन युद्ध के कारण क्रूड ऑयल की कीमतें बहुत तेज़ी से बढ़ी हैं। जब युद्ध शुरू हुआ उस समय करीब $75 प्रति बैरल थी और इस समय 115 से 120 रुपये डॉलर प्रति बैरल है। तो इसके कारण भी हमको अधिक रुपयों का भुगतान करना पड़ रहा है, अधिक डॉलर का भुगतान कर रहा है। तो ये दोनों बड़े कारण हैं कि विदेशी निवेशक रुपया निकाल रहे हैं और हमें हमारे आयात के लिए
हमें हमें आयात के लिए ज़्यादा भुगतान करना पड़ रहा डॉलर का, तो डॉलर की कीमतें बढ़ रही हैं और रुपए की कीमतें तेज़ी से घट रही हैं। डॉक्टर भंडारी, मुझे नरेंद्र मोदी जी जब गुजरात के मुख्यमंत्री थे, उनका एक बयान याद आता है। उन्होंने कहा कि जब देश का रुपया गिरता है तो देश की साख गिरती है, देश के नेता की साख गिरती है, प्रतिष्ठा गिरती है। सुषमा स्वराज ने भी संसद में कहा था कि देश का रुपया गिरना जो है ये सामान्य घटना नहीं है। और भी भाजपा के बड़े नेता हैं जिनके इस तरह से रुपए गिरने में, जब मनमोहन सिंह के ज़माने में रुपए की कीमतें जो हैं वो 54-55 रुपये तक चली गई थी, 58 रुपये तक चली गई थी, तब के ये बयान है। आज 80 रुपये है ये बयान। अब क्या देश की साख गिर रही है, मैं आपसे जानना चाहता हूँ। यदि हम दुनिया के बाजार को देखें, दुनिया की अर्थव्यवस्था को देखें, तो सबसे पहली बात ये उभर के सामने आती है कि ये दुनिया के इतिहास में एक बड़ी असामान्य आर्थिक स्थिति है, असामान्य आर्थिक स्थिति है, जिसमें आर्थिक मंदी तेजी से बढ़ रही है और विश्व युद्ध की आशंका के कारण दुनिया में निराशाएं हैं। आर्थिक बाजार तेजी से गिरावट दर्ज कर रहे हैं और ऐसे में यदि हमारे रुपए की कीमत डॉलर की तुलना में तेजी से घट रही है तो वो एक असामान्य घटना है, हमारे लिए असामान्य है और दुनिया के दूसरे देशों के लिए तो और ज़्यादा असामान्य है। हम 3 देशों की बात करें, हमारे सामने सबसे पहले जो एक महत्वपूर्ण देश है जिसकी मुद्रा यूरो है, यूरोपीय देश हैं, तो पिछले 6 महीनों के अंदर डॉलर की तुलना में यूरो में 13% गिरावट आई। पिछले 6 महीनों में डॉलर की तुलना में येन, बड़ी मजबूत मुद्रा है येन, जापान की मुद्रा है, इसके अंदर 19% की गिरावट आई है और पिछले 6 महीनों में हमारे देश की मुद्रा में केवल 7.6% की गिरावट आई है। तो दुनिया के दूसरे देशों के जो बड़े मजबूत देश हैं, जापान मजबूत देश है, यूरोपियन देश मजबूत हैं और यहाँ तक कि हम चीन की बात करें, युआन की बात करें, उसकी मुद्रा भी डॉलर की तुलना में बहुत तेजी से गिरी है। मेरा सवाल ये है कि अगर मुद्रा, किसी भी देश की मुद्रा का मूल्य गिरता है तो क्या उस देश की साख गिरती है? मेरा सवाल ये है, क्योंकि मोदी जी ने ये कहा था कि देश की साख गिरती है। सामान्य स्थितियों में यदि किसी देश की मुद्रा घटती है, उसका वजन कम होता है, उसमें अवमूल्यन होता है, तो वह उपयुक्त नहीं माना जाता। लेकिन इस समय पूरी दुनिया की आर्थिक स्थिति अच्छी नहीं है। जैसा मैंने कहा कि आर्थिक मंदी का दौर चल रहा है और विश्व युद्ध की आशंका बढ़ती जा रही है। ऐसे में यदि डॉलर की तुलना में रुपए की कीमत गिर रही है तो वो कोई बहुत असामान्य हम नहीं कह सकते हैं। हमारे पास में ऐसी स्थिति है कि हम इस स्थिति को बदलने की पूरी संभावनाएं रखते हैं, लेकिन निश्चित रूप से चुनौतीपूर्ण है, क्योंकि डॉलर की तुलना में रुपए की कीमतें गिरने से हमारे आयात महंगे हो रहे हैं और ख़ास तौर से हम 85% क्रूड ऑयल विदेशों से मंगाते हैं, आयात करते हैं, तो क्रूड ऑयल की कीमतें से पेट्रोल और डीजल की कीमतें बढ़ रही हैं, हमारा आवागमन महंगा हो रहा है, ट्रांसपोर्टेशन महंगा हो रहा है और उससे महंगाई बढ़ रही है। दूसरी बड़ी बात कि हमारे जो बहुत अधिक आयात हैं, जो हम कह सकते हैं कि यदि हमारे बाज़ार में 100 रुपये की कीमत बढ़ रही है तो 100 में से 60 रुपये की कीमत हमारे महंगे आयात के कारण हो रही है। तो रुपये की कीमत घटने से हमारे आयात महंगे हो रहे हैं और निश्चित रूप से इस बात को हमको बहुत अच्छी तरह से ध्यान में रखना होगा। केवल आयात महंगे नहीं हो रहे, बल्कि हमारे निर्यात भी सस्ते हो रहे हैं। हम जो चीज़ भेजते हैं वो हमको सस्ती भेजना पड़ रही है और जो हम बुलाते हैं वो हमको महंगी पड़ रही है। बिल्कुल, ये भी अर्थशास्त्र है। बहुत बढ़िया प्रश्न है ये कि जब हमारे आयात महंगे हो रहे हैं, आयात के लिए हमको ज़्यादा धन दे रहा है, ज़्यादा डॉलर चुकाने पड़ रहे हैं, वही निर्यात की संभावनाएं बढ़ी हैं, क्योंकि जब रुपए की कीमत, किसी देश की मुद्रा की कीमत घटने लगती है तो उसके निर्यात बढ़ने लगते हैं, निर्यात आकर्षक हो जाते हैं। लेकिन अभी जो स्थिति है, दुनिया की स्थिति है, इसमें ज़्यादा निर्यात करना भी संभव नहीं है। अर्थव्यवस्थाएं डगमगा रही हैं और दुनिया के ज़्यादा देश अपने आयात कम कर रहे हैं। क्या ये खतरा दिखाई दे रहा है आपको कि भारत का भुगतान संतुलन या व्यापार संतुलन जो है प्रतिकूल हो जाएगा, घाटा बढ़ जाएगा? आपको व्यापार घाटे में बढ़त दिखाई दे रही है? निश्चित रूप से व्यापार घाटा अभी भी बढ़ रहा है और व्यापार घाटा बढ़ने की आशंका और बढ़ी हुई है। यदि हम पिछले साल के आंकड़ों को देखें तो हमारा व्यापार घाटा बढ़ा है, हमारे निर्यात बढ़े हैं,
लेकिन हमारे निर्यात की तुलना में आयात बढ़ गए हैं। वही स्थिति इस समय भी है कि हमारे निर्यात तो बढ़ रहे हैं, लेकिन निर्यात की तुलना में आयात और बढ़ते जा रहे हैं, और इसके कारण हम ये कह सकते हैं कि जो व्यापार संतुलन है वो हमारे लिए प्रतिकूल स्थिति दिखा रहा है। तो एक पेमेंट ऑफ बैलेंस जो हम जिसको कहते हैं, बैलेंस ऑफ पेमेंट जो हम कहते हैं, वो गड़बड़ा जाएगा निश्चित रूप पर से। सर ये आपने कहा कि एफडीआई से लोग जो है वो पैसा निकाल रहे हैं, हमारे जो विदेशी निवेशक हैं वो पैसा निकाल रहे हैं। वो ऐसा क्यों कर रहे हैं? डर की वजह से कर रहे हैं, यह एक आशंका है कि भारतीय अर्थव्यवस्था जो है वो गिरावट के दौर से गुजर रही है, मंदी के दौर से गुजर रही है, भारतीय अर्थव्यवस्था कमजोर हो रही है, इसलिए पैसा बाहर निकाल रहे हैं, या जिस बात का आप जिक्र कर रहे हैं कि एक विश्व युद्ध की आशंका है उसके चलते ऐसा कर रहे हैं? हमारे देश में जो विदेशी निवेश है, जिसको हम FII कहते हैं, विदेशी संस्थागत निवेश होता है, वह इस आधार पर होता है कि हमारे देश में विदेशी मुद्राओं पर, विदेशी निवेश के ऊपर अच्छा रिटर्न मिले। ये रिटर्न मिलता भी जा रहा था और बहुत तेज़ी से रिटर्न बनने के ग्राफ बनते जा रहे थे, लेकिन पिछले 6 महीनों के अंदर कुछ स्थिति बदली है, और ये स्थिति 2 कारणों से बदली। पहला कारण ये कि अमेरिका का जो केंद्रीय बैंक है, जिसको फेडरल रिजर्व कहते हैं, फेडरल रिजर्व ने ब्याज दरें बढ़ा दी है। तो जब अमेरिका में ब्याज दर बढ़ रही है, जब डॉलर की कीमत बढ़ रही है, तो दुनिया के जो बड़े विदेशी निवेशक हैं, जो दुनिया के कोने कोने में निवेश कर रहे हैं, वो भारत से नहीं, दुनिया के अधिकांश देशों से अपने निवेश निकाल रहे हैं, और अमेरिकी अर्थव्यवस्था में फेडरल रिजर्व के द्वारा जो ब्याज दर बढ़ाई गई है, उन्हें अमेरिका में, सुरक्षित अमेरिका में, तेज़ी से बढ़ रहे डॉलर के मूल्य वाले अमेरिका में उनको अच्छा रिटर्न मिल रहा है। वहाँ सुरक्षा भी है और ज़्यादा रिटर्न भी है। और दूसरी बात, ये तो आशंका बनी हुई है कि अर्थव्यवस्थाएं और डगमगा जाएंगी, तो ऐसे में भी ये जो एक डर है, इसके कारण भी विदेशी निवेशक भारत से अपने डॉलर, अपने निवेश को निकालते हुए दिखाई दे रहे हैं। सर ये तो बात हुई डॉलर की और रुपए की, ये रुपया हमारा कमज़ोर हो रहा है। हालांकि आम आदमी को बहुत ज़्यादा ये अर्थशास्त्र समझता नहीं है डॉलर का, पौंड्स का। ये बात सही है कि उसके ऊपर असर पड़ता है, क्योंकि जब आयात महंगी हो जाएंगी, बहुत सारी चीज़ें हमारी, खासकर हमारी दवाइयाँ, सारी दवाइयाँ हम आयात करते हैं। 90% दवाइयाँ चीन से आती हैं, दूसरी जगह से आती हैं, दवाइयाँ महंगी हो रही हैं, तो वो आम आदमी के ऊपर असर पड़ रहा है। खाद्य तेल बाहर से आते हैं, आम आदमी पर असर पड़ रहा है। पेट्रोल डीजल बाहर से आते हैं, आम आदमी पर असर पड़ रहा है। तो ये सही है कि डॉलर महंगा होने से, रुपया गिरने से आम आदमी का बजट बिगड़ता है। मगर आम आदमी का बजट तो ये जीएसटी जो 5% लगाया 5 चीज़ों पर, इससे कितना बिगड़ेगा ये मैं जानना चाहता हूँ। आटा है, दाल है, चावल है, डेयरी प्रोडक्ट्स है, दूध है, घी है, दही है। निश्चित रूप से 27 जून को जीएसटी काउंसिल की 47वीं जो बैठक थी, बड़ी बहुत महत्वपूर्ण बैठक थी। 27 जून को जीएसटी काउंसिल की 47वीं बैठक, और इस बैठक के अंदर देश के जितने भी राज्य हैं उनके वित्त मंत्री भी थे। अध्यक्षता केंद्रीय वित्त मंत्री ने की, और इसमें ये निर्णय लिया गया, सभी राज्यों के वित्त मंत्रियों की सहमति से ये निर्णय लिया गया कि वो डिब्बाबंद गेहूँ है, जो डिब्बाबंद आटा है, दही है, दूध है, उनके ऊपर 5% जीएसटी लगाया जाए। और ये निर्णय केवल वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण का नहीं है, ये निर्णय सभी राज्यों का है। लेकिन ये निर्णय लेते समय सचमुच एक बड़ी भूल हो गई कि चूँकि ये आम आदमी से संबंधित है, आम आदमी की थाली से संबंधित है, आटा संबंधित है, चावल संबंधित है, दूध, दही, तो इसका एक व्यापक देश में विरोध होगा। इस बात को ध्यान में रखा जाना चाहिए था, लेकिन इसको ध्यान में नहीं रखा जाना गया। तो ऐसे में ज़रूरी है कि एक बार फिर से इस निर्णय के ऊपर विचार किया जाए और इस निर्णय को वापस लिया जाए, क्योंकि इससे मूल्य बढ़ेगा। क्योंकि हमारे देश में 60% लोग अभी भी ऐसे हैं जो डब्बाबंद वस्तुओं को खरीदते हैं। डब्बाबंद दही भी है, दूध भी है, आटा भी है, तो इसको तो वापस लिया जाना चाहिए, नहीं तो आम आदमी की जो थाली है वो और महंगी हो जाएगी। नहीं, हम जो वित्त मंत्री हमारे निर्मला सीतारमण जी, वो कह रही हैं कि तो पैक्ड पर लगाया है, डिब्बा बंद पर लगाया है, इससे आम आदमी को तो फर्क पड़ता नहीं है, आप क्यों और जो कुछ जो सरकार समर्थक लोग हैं वो कह रहे हैं कि ये तो
बहुराष्ट्रीय कंपनियों को नुकसान पहुंचाने के लिए डिब्बा बंद पे जीएसटी लगाई गई है। आम आदमी अपना डब्बा लेके जाए और डेयरी पे से दूध लिया है, आम आदमी अपनी डेयरी पे से 20 रुपये का 25 रुपये का दही लिया, डब्बा बंद दही क्यों लाना? गेहूँ आप चक्की पे जाइए, 5 किलो आटा ले आइए, आप वो एक पर्टिकुलर ब्रांड का जो हेमा मालिनी जिसका प्रचार करती हो या कोई और दूसरी हीरोइन जिसका प्रचार करती हो, वो डब्बा वो आटा क्यों खरीदना? उनका तर्क ये है। निश्चित रूप से इस समय देश में करीब 60% लोग, खासतौर से शहरों में रहने वाले जो लोग हैं, वो खुले में वस्तुएं खरीदने के बजाय पैक्ड वस्तुएं, डब्बाबंद वस्तुएं खरीदते हैं। तो जो सामान्य वर्ग के लोग हैं, चाहे शहरों में रहते हों, गाँवों में, और ये जो 5 तरह की वस्तुएं जिनके ऊपर जीएसटी लगाया गया, उनकी खरीदी के ऊपर निश्चित रूप से उनकी थाली में वस्तुओं की संख्या और वस्तुओं का जो वजन है वो कम दिखाई देगा, और एक ऐसा निर्णय है जिसे वापस लिया जा सकता है। सर, क्या आम आदमी जो है वो आज भी डब्बाबंद वस्तुओं को पसंद करता है क्योंकि वो सेफ होती हैं, वो शुद्ध होती हैं, या वो उसका क्वालिटी वाइज उनकी अच्छी होती है? क्या हम ये महंगाई लगाकर, ये जो 5% जीएसटी लगाकर सरकार ने आम आदमी का बजट बिगाड़ने का काम नहीं किया है? 5% जीएसटी का जो एक निर्णय है वो इसलिए निर्णय लिया गया कि कई राज्यों की जीएसटी के कारण जितनी आमदनी होनी थी वह आमदनी घटती जा रही है। केंद्र सरकार के द्वारा जिस तरह से उनको क्षतिपूर्ति दी जाती है, उस क्षतिपूर्ति के बाद में भी उनकी एक आवश्यकता बनी हुई है कि उनकी आमदनी बढ़े, और इसी मद्देनजर ये निर्णय लिया गया है। और ऐसे में पूरे देश में जब विरोध हो रहा है, और हमें भी दिखता है कि ये सामान्य व्यक्ति से संबंधित है, कुछ लोग बाजार में खुली खरीदी कर सकते हैं, मगर आज अधिकांश लोग गुणवत्ता के कारण, गुणवत्ता नियंत्रण के कारण डिब्बा बंद और पैक्ड वस्तुएं खरीदने लगे हैं। तो इस बारे में तो अवश्य सोचा जाना चाहिए ताकि बढ़ती हुई महंगाई को कुछ तो नियंत्रित किया जा सके। इससे महंगाई बढ़ेगी, ये तो तय है। आप क्या मानते हैं? निश्चित रूप से अधिकांश लोग डब्बाबंद पैक्ड गुणवत्तापूर्ण वस्तुओं का उपयोग करते हैं, तो बढ़ने की संभावनाएं हैं। अब सर, मेरा सवाल ये है कि जब ऑलरेडी आप ऐतिहासिक रिकॉर्ड स्तर पर आपके यहाँ महंगाई है, चाहे वो थोक महंगाई हो, चाहे वो खेरची महंगाई, फुटकर महंगाई हो, पहले ही आप जो है 16 और 7% पर है, पहले ही आम आदमी महंगाई से दबा हुआ है, महंगाई से त्रस्त है, परेशान है, और ऊपर से ये एक नया महंगाई का एक बोझ आ गया। तो कहीं ना कहीं हम इसको किस तरह से आम आदमी को राहत पहुंचा पाएंगे? इस समय देश में बढ़ती हुई महंगाई से राहत देने के लिए कुछ महत्वपूर्ण कदम उठाए जाने जरूरी हैं। सबसे पहला कदम ये कि हमारे देश का विदेशी मुद्रा भंडार बहुत तेजी से घटता जा रहा है। तो इस विदेशी मुद्रा भंडार को घटने से रोकने के लिए हमें हमारे जो प्रवासी भारतीय हैं, जो एनआरआई हैं, जो हरदम हमें सहयोग करने के लिए तैयार खड़े रहते हैं, उन्होंने खाड़ी युद्ध के दौरान जब हमारा विदेशी मुद्रा भंडार घट रहा था, उन्होंने वरद हस्त से हमको सहयोग दिया। फिर 2008 के अंदर जब पूरी दुनिया में वित्तीय संकट आया, फिर हमारे प्रवासी खड़े हो गए। इस समय हमको अपेक्षा करनी चाहिए कि हमारे जो प्रवासी हैं वे एक बार फिर से विदेशी मुद्रा का प्रवाह भारत की ओर बढ़ाएंगे। दूसरी बात, जो सबसे महत्वपूर्ण बात यह है कि हमें उन देशों को निर्यात बढ़ाना चाहिए जहां हमारी संभावनाएं हैं, और निर्यात बहुत तेजी से बढ़ने की संभावना भी रखते हैं। यदि हम निर्यात के आंकड़ों को देखें तो पिछले साल 2021-22 में देश के रिकॉर्ड निर्यात हुए हैं, 419 अरब डॉलर के, और ये संभावनाएं बढ़ रही हैं। खासतौर से गेहूं को छोड़कर हमारे यहाँ जो खाद्यान्न है, खासतौर से चावल, इसका हम बहुत तेजी से कई देशों को निर्यात कर सकते हैं। और इसके अलावा हमको इस तरह की योजनाएं बनानी होंगी कि विदेशी कंपनियां भारत की तरफ आए, और जो ये संस्थागत निवेशक हमारे यहाँ से जा रहे हैं उनको हम और आकर्षक सुविधाएं दें ताकि वो और तेजी से वे धन नहीं निकाल सकें और हमारे विदेशी मुद्रा भंडार के ऊपर कोई नए संकट की स्थिति नहीं आ पाए। सर देखिए, रिजर्व बैंक बार बार ये कह रहा है, रिजर्व बैंक के गवर्नर के बार बार स्टेटमेंट आते हैं कि हमें महंगाई को नियंत्रण में रखने के लिए और उपाय करना पड़ेंगे। कुछ उपाय वो करते भी हैं लेकिन उसका असर दिखाई नहीं देता। क्या महंगाई को रोक पाने में, महंगाई को थाम पाने में रिजर्व बैंक लाचार साबित हो रहा है? इस समय जो पूरी दुनिया के साथ देश की एक असामान्य आर्थिक स्थिति है, रिजर्व बैंक
जो भी कदम उठा रहा है, मौद्रिक नीति में परिवर्तन किए जा रहे हैं, बाजार के अंदर उन्होंने ब्याज दरों के अंदर वृद्धि कर दी है ताकि बाजार में कम धन आए और मुद्रा प्रसार न बढ़े। रिजर्व बैंक के नियंत्रण के पर्याप्त उपाय किए जा रहे हैं, लेकिन जो अंतर्राष्ट्रीय स्थिति है और महंगाई हमारे देश की तुलना में दुनिया के कई देशों में, अमेरिका में महंगाई 40 साल से सबसे अधिक है, ब्रिटेन में 35 साल की सबसे बड़ी महंगाई है, और ऐसे जो अधिकांश देश हैं वे ऊंची महंगाई की दर के हैं। दूसरे देशों की आर्थिक परिस्थितियां भी दूसरी हैं। दूसरे देशों के जो नागरिक, जिस अमेरिका का, जिस जापान का, जिस जगह का आप जिक्र कर रहे हैं, वहाँ प्रति व्यक्ति आय भी तो अधिक है, वहाँ राष्ट्रीय आय भी तो अधिक है। उस तुलना में हमारे यहाँ की जो व्यक्ति की महंगाई प्रति व्यक्ति आय है वो काफ़ी कम है। तो हमें जो महंगाई का जो बोझ पड़ता है ना, वो अमेरिका से उसका कंपेयर नहीं किया जा सकता सर। जहाँ तक महंगाई का सवाल है, निश्चित रूप से अंतर्राष्ट्रीय कारणों से महंगाई बढ़ रही है, लेकिन हमारे यहाँ अधिक महंगाई नहीं है, ये भी एक बहुत बड़ा तथ्य है। और अधिक महंगाई इसलिए नहीं है कि हमारे यहाँ फूड ग्रेन्स की, खाद्यान्न की बहुत अच्छी स्थिति है, और देश के 80 करोड़ लोगों को जो कमज़ोर वर्ग के हैं उन्हें सितंबर तक, कोरोना काल से अब इस साल सितंबर तक निःशुल्क अनाज दिया जा रहा है। अन्यथा ये महंगाई और ज़्यादा दिखाई देती यदि हमारे पास फूड ग्रेन्स का पूरे भंडार नहीं होते। कल मैं कैलाश विजयवर्गीय राष्ट्रीय महासचिव का इंटरव्यू कर रहा था। मैंने कहा कि आप मुफ्त में बांटते हो, तो उन्होंने कहा अगर मुफ्त में नहीं बांटते तो गृह युद्ध की स्थिति बन जाती। क्या ये संभव था अगर हम ये राशन मुफ्त में सरकार नहीं बांटती? ये जिस तरह से प्रधानमंत्री अन्न योजना है और उससे कोरोना काल से अब तक 80 करोड़ लोगों को जिस तरह से निःशुल्क अनाज दिया गया, यदि वह नहीं दिया जाता तो ये देश के 80 करोड़ लोग निश्चित रूप से आर्थिक और सामाजिक परेशानियों का अधिक सामना करते हुए दिखाई देते और कल्पना के परे आर्थिक सामाजिक संकट देश के अंदर दिखाई देता। सर, ये जो आर्थिक बदहाली का दौर है, जो आर्थिक खस्ताहाल का दौर है, ये अर्थव्यवस्था छिन्न भिन्न होती जा रही है, रुपया गिर रहा है, डॉलर बढ़ रहा है, महंगाई बढ़ रही है, 16-7 जीएसटी पे जीएसटी लगाए जा रहे हैं, टैक्स पर टैक्स थोपे जा रहे हैं, ये बदहाली की व्यवस्था कब तक रहेगी? कभी एक राहत कोई आपको दिख रही है निकट भविष्य में? कितने दिनों बाद आम आदमी को राहत मिलती हुई दिखाई देगी? निश्चित रूप से अर्थव्यवस्था की मुश्किलें बढ़ी हुई है और अर्थव्यवस्था से देश का आम आदमी जुड़ा हुआ है, उसकी भी मुश्किलें बढ़ी हुई है। और ये मुश्किलें कब कम होगी, ये प्रश्न बहुत सही है आपका। देश के करोड़ों लोग भी ये प्रश्न पूछ रहे हैं। तो जब तक रूस और यूक्रेन युद्ध का कोई समाधान नहीं हो जाता, जब तक दुनिया में पेट्रोल और डीजल की कोई वैकल्पिक व्यवस्था हमारे देश के अंदर तैयार नहीं हो जाती, नई ऊर्जा, सौर ऊर्जा जैसे प्रयोग हो रहे हैं, वे तब तक आगे नहीं बढ़ पाते, तब तक ये मुश्किलें बनी रहेगी। मैं एक आखिरी सवाल आपसे करना चाहता हूं कि आप कह रहे हैं महंगाई बढ़ रही है और आटा महंगा हो गया, दाल महंगी हो गई, चावल महंगे हो गए, तेल महंगे हो गए, लेकिन किसान तो वहीं का वहीं खड़ा है, उसकी तो आय बढ़ी नहीं। किसान तो वही गरीब है, किसान तो कर्जे में पैदा होता है, कर्जे में जीता है, कर्जे में मर जाता है। तो ये महंगाई का लाभ उस अन्न उत्पादक को, उस अन्नदाता को क्यों नहीं मिल रहा है जो पैदा कर रहा है? तो क्या सारा मजा, सारी मलाई, बटर जो है वो बिचौलिए खा रहे हैं, आड़तिए खा रहे हैं? बहुत बहुत अच्छा प्रश्न मैं इसलिए कह दूं कि किसानों की तकदीर और तस्वीर दोनों बदल रही है। एक आम मान्यता यही है कि किसान अभी भी बहुत बदहाली के अंदर हैं, लेकिन 2 दिन पहले, केवल 2 दिन पहले की हम बात कर रहे हैं, 2 दिन पहले स्टेट बैंक ऑफ इंडिया की एक रिपोर्ट आई है। इस रिपोर्ट ने कहा है कि पिछले 5 सालों में किसानों की आमदनी में 1.3 से लगाकर 1.7% गुना की वृद्धि हुई है। बहुत बड़ी बात है, 1.3 से लगा के 1.7 गुना की वृद्धि। और एक बात और कही कि देश के कुछ राज्यों के अंदर किसानों की आमदनी पिछले 5 साल में दुगनी हो गई। उसमें महाराष्ट्र के जो कपास उत्पादक किसान हैं उनकी भी, और कर्नाटक के किसानों की आमदनी भी पिछले 5 साल में दुगनी हो गई है। निश्चित रूप से किसानों की आमदनी बढ़ी है और किसानों को जिस तरह से उनको 6,000 रुपये की सम्मान निधि, वार्षिक सम्मान निधि दी जा रही है और 10 करोड़ से अधिक किसानों के खातों में
अब तक जिस तरह से 2 लाख करोड़ रुपए दिए गए हैं, उससे किसानों का सशक्तिकरण हुआ है और ग्रामीण अर्थव्यवस्था में भी एक बड़ा महत्वपूर्ण सुधार दिखाई दे रहा है। बहुत धन्यवाद डॉक्टर भंडारी, इस बहुत ही दुरूह कठिन विषय पर बहुत ही सहजता और सरलता पूर्वक आपने समझाने की कोशिश की है। महंगाई कब खत्म होगी या कब कम होगी, ये इसका जवाब तो मैं समझता हूँ शायद आज की तारीख में भगवान के पास भी नहीं है, लेकिन डॉक्टर भंडारी ने फिर भी कोशिश की है ये बताने की, समझाने की महंगाई के वैश्विक कारण है और दूसरे देशों में भी महंगाई है, उस तुलना में हमारे यहाँ थोड़ी सी राहत है। तो हमें ईश्वर का धन्यवाद देना चाहिए कि अभी हम पाकिस्तान या श्रीलंका के उस मुकाम तक नहीं पहुँचे हैं जहाँ जो दुर्गति पाकिस्तान में हो रही है या श्रीलंका में हो रही है। और ये अगर हम ऐसा नहीं हो पहुँच पाए हैं तो उसके लिए कोई उसका श्रेय किसी सरकार को नहीं है, बल्कि उसका श्रेय हमारे किसानों को है, जो बहुत मेहनत करके अन्न उपजाते हैं, बहुत मेहनत करके जो है उत्पादन करते हैं, और उसका श्रेय इस देश की मेहनत का जनता को होना चाहिए। और जो इस परिश्रम के बावजूद जो उसको थोड़ा बहुत मिलता है उसमें संतोष भाव से काम करती है, क्योंकि हमारी संस्कृति, हमारी सभ्यता व्यक्ति को संतोषी बनाना सिखाती है, व्यक्ति को लालची बनाना नहीं सिखाती। तो ये हमारे जो संस्कार हैं, हमारी जो संस्कृति है, हमारे जो जीवन मूल्य हैं, हमारे जो नैतिक आधार हैं, वो कहीं ना कहीं हमें बदहाल अर्थव्यवस्था से जूझने की ताकत देते हैं। देखते रहिए डिजाइना न्यूज़, खबरों का सिलसिला जारी है, जारी रहेगा। नमस्कार।